नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो हेलो डॉक्टर। इस शो में हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ अलग अलग बीमारियों और उनके कारणों साथ ही इलाज पर चर्चा करते हैं। आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे अर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग के बारे में। अर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या आजकल काफी आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 180 मिलियन लोग अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स भी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर अर्थराइटिस का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो मरीज में दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, उन्हें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। अर्थराइटिस के बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंकुर सिंघल। डॉक्टर अंकुर भारत के टॉप हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन में से एक हैं। डॉक्टर अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अंकुर से आज हम अर्थराइटिस की समस्या से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंघल है और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में, और लगभग 8000 से ज़्यादा जॉइंट सर्जरीज कर चुका हूँ। दैट इज़ माय फोटे। मेरा एक्सपर्टीज़ जॉइंट सर्जरीज़ में है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ में है। और इससे पहले मैं अहमदाबाद में था और उसके पहले फेलोशिप्स एंड ट्रेनिंग्स मेरी यूएस और यूके में हुई है। और आई हैव डिवाइज्ड अ इनोवेटिव टेक्निक विच इज़ मिनिमम कट टेक्निक, जिसमें हम जॉइंट सर्जरीज करते हैं और काफ़ी फास्ट मरीज़ को आराम मिलता है। तो डॉक्टर अंकुर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अर्थराइटिस है क्या? इसे हमारे दर्शकों को आसान भाषा में जरा समझाइएगा। अर्थराइटिस की बात करें तो अगर इसको एक ये लैटिन वर्ड है, उसको हम ब्रेक करें तो आर्थ्रोस मतलब जॉइंट होता है और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होता है। सो अर्थराइटिस इज बेसिकली जॉइंट इन्फ्लामेशन। ये एक ऐसी बीमारी है जो आम जनता हर घर में ये होती है और ये उम्र के साथ भी होती है। दो तरह के अर्थराइटिस कॉमनली होते हैं, एक होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस और एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको अगर हिंदी में रूपांतरण करें तो इसको संधिवात या गठियावात कहते हैं। और ये बहुत कॉमन बीमारी और हर घर में यह है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम संधिवात कहते हैं, वो उम्र दराज महिला या पुरुष में होती है। अगर महिलाओं की बात करूँ तो यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल लगभग 40, 45 से 50 साल से ही स्टार्ट हो जाती है और पुरुषों में लगभग 60 साल के आसपास। पर उसके उलट गठियावात एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक है, मतलब आपके शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ों को ख़राब करते हैं। गठियावात कम उम्र में स्टार्ट होता है और महिलाओं में ये भी कॉमन है। गठियावात लगभग 20 साल, 25 साल या 35 साल की उम्र से चालू होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि गठियावात में घुटने के अलावा बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ घुटना ही या कभी कभी कूल्हा इन्वॉल्व होता है, पर गठियावात में मल्टीपल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके सारे शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे घुटने में, कोहनी में, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों में, और सुबह सुबह सूजन है और बहुत इंपॉर्टेंट अकड़न है, वो भी आधे घंटे से ज़्यादा, अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है और आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि आपको ये गठियावात डेवलप हो रहा हो। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हों तो आप पहले ही एक्सपर्ट को दिखाएं और उसका इलाज करें। बिकॉज शुरुआती स्टेज में अगर हम इसको पकड़ लेते हैं, डायग्नोस करते हैं और इलाज करते हैं तो कम्प्लीटली मरीज को आराम मिल जाता है। तो ये मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताया। जी, अर्थराइटिस की एडवांस स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे पता चल सकता है, ये भी बताइएगा ज़रा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आपको मैंने टाइप्स बताए, आर्थराइटिस की स्टेजेस क्या होती हैं। तो ये बहुत एक कॉमन मिथ है कि भाई आर्थराइटिस में हमेशा सर्जरी होती है, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस मूलतः 4 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और सर्जरी भी लेट स्टेज में होती है, स्टेज 4 में होती है। शुरुआती स्टेज में हम मरीजों को दवाइयों से और एक्सरसाइज से ही काफ़ी लाभ मिलता है। और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई हम घुटने का कैसे ख्याल रखें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मरीज़ को, अगर आपको अर्ली जॉइंट पेन है तो आप एक्सपर्ट को दिखाएं और उसके हिसाब से चलें। और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको अर्ली जॉइंट पेन है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, ज़मीन पे बैठना, पालती मारना, बहुत देर खड़े रहना, ये एक्टिविटीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। एक और कॉमन मिथ है कि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि सर हमको बोला गया है कि चलने से घुटने घिसते हैं। ये गलत है, चलने से कभी घुटने नहीं घिसते। घुटने तभी घिसेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े हैं या सीढ़ी बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हैं या नीचे उकड़ू बैठ रहे हैं या स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ रहे हैं या पालती मार रहे हैं। तो अगर आपको अर्ली जॉइंट पेन है तो आपको ये एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको अर्ली जॉइंट पेन हो या अर्ली आर्थराइटिस हो।
क्यों एक्सरसाइज रोल प्ले करती है? बिकॉज जब आप कसरत करते हैं तो जॉइंट में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है और जो भी दर्द कॉज करने वाले एजेंट्स हैं वो निकल जाते हैं और आपको दर्द में आराम मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में आप एक्सरसाइज करें। अर्ली स्टेज में हम दवाई भी देते हैं शुरुआती स्टेजेस में एक्यूट पेन में। एक्सरसाइज और अपनी डाइटरी एंड हैबिट मॉडिफिकेशन से ही आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। अब बारी आती है डाइट। तो जो भी महिलाएं 40 से 45 की हैं, ना सिर्फ उनको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ का, अपने वज़न को भी कंट्रोल करना चाहिए। खान पान जैसे दही, दूध, पनीर, दूध युक्त चीज़ें, साग सब्जियां ये खाना चाहिए ताकि उनके घुटने ना घिसे। बिकॉज मीनोपॉज के आसपास ही महिलाओं में जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। उसका कारण ये है कि शरीर में कैल्शियम फॉर्मेशन कम हो जाती है बिकॉज ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाता है। इसलिए जो महिलाएं 40-45 के आसपास हैं उनमें बहुत ध्यान रखें कि अपने जॉइंट्स का ख्याल रखें और हेल्दी वज़न जो है वो मेंटेन करें। अब आती है तीसरे और चौथे स्टेज की बारी। तो जब भी मरीज़ तीसरे और चौथे स्टेज में आता है, उनको दवाइयों से, कसरत से आराम नहीं मिलता, देन फिर उनको सर्जरी एडवाइस की जाती है। डॉक्टर अंकुर, मैं अगला सवाल लूंगी कि आर्थराइटिस की सर्जरी के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो भी जानकारी दीजिए। ये सर्जरी कैसे की जाती है? अब बारी आती है सर्जरी क्या होती है, क्योंकि इसमें भी लोगों को गलतफहमी है। मैं आपको एक मॉडल से समझाना चाहता हूँ डिफरेंट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस और सर्जरी हम कैसे करते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मली नी जॉइंट है और नी जॉइंट, हर जॉइंट के ऊपर एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं और दो कैप के बीच में गद्दी होती है जो मेनिस्कस है। तो शुरुआती स्टेज में जब भी मरीज़ आता है तो यूजुअली अर्ली स्टेज में सिर्फ कार्टिलेज घिसता है और कैप पतली होती है, पर लेट स्टेज में घुटना ऐसा हो जाता है, कैसा, ये पूरा खुरदुरा हो जाएगा और जो बीच की गद्दी है वो पतली हो जाएगी। इसलिए फिर आपका जॉइंट स्पेस कम हो जाता है और आपको पेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपके जॉइंट में स्पेस है, गैप है, तो आपके घुटने अच्छे हैं। घुटने में गैप खत्म हो जाता है और तब आपको दर्द चालू हो जाता है और इसी को ही हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। और जैसे मैंने बताया 4 स्टेजेस होती हैं और लेट स्टेज में सर्जरी होती है। पर बहुत सारे मरीजों को गलतफहमी क्या है कि सर्जरी मतलब जॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उसको बोलते भी यही है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या जोड़ प्रत्यारोपण हिंदी में बोला जाता है। पर एक्चुअल में इट्स अ रीसर्फेसिंग सर्जरी। मतलब घुटना जो खुरदुरा भाग है उसी को ही चिकना किया जाता है, उसी को ही रिसर्फेस किया जाता है और उसी के करके एक आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है। एक तरह की कैपिंग है, जैसे दांतों में कैप लगाते हैं उसी तरीके से घुटने में भी कैप लगाया जाता है जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूँ उसका नाम है मिनिमम कट टेक्निक। मिनिमम कट का मतलब ये है कि हर चीज़ मिनिमाइज्ड है। छोटे चीरे में सर्जरी होती है, मिनिमल मसल स्प्लिटिंग होती है, मिनिमल लॉस ब्लड का होता है, मिनिमल पेन होता है और मरीज़ की एक्टिविटी बहुत जल्दी रिज्यूम होती है। क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं सर्जरी को लेके। हम मरीज़ को 3 घंटे बाद चलाते हैं, सेम डे उसको चलाया जाता है, सेकंड डे उसको सीढ़ी चलाई जाती है, थर्ड डे वो घर पे टीवी भी पाँव लटका के देखता है। इस सर्जरी में कोई रेस्ट नहीं है, फास्ट रिकवरी होती है एंड बहुत जल्दी अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता है। इसी चीज़ को मैं आपके सामने एक हमारे स्टूडियो में डॉक्टर निरंजन हरितवाल आए हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट हमने किया है। ये छत्तीसगढ़ के रिनाउंड प्रैक्टिशनर हैं। मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, और ऑपरेशन के पहले आपको तकलीफ़ें क्या थी और कैसा आप फील कर रहे हैं? ऑपरेशन पे डॉक्टर साहब मेरे दोनों पाँव में, घुटने में दोनों दर्द होता था। मेरे दोनों, एक पाँव में टेढ़ा हो गया था और चलने में थोड़ा सा बहुत लॉन्ग टर्म चलने में बहुत दिक्कत होती थी और जनरली कार्यक्रम में मुझे तकलीफ होती थी। इसलिए मैंने ऑपरेशन कराने के बाद बहुत मिनिमम कट में मेरा ऑपरेशन हुआ, कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हुआ और उसके बाद मुझे दूसरे दिन ही चला दिया गया। दूसरे अच्छे से चल पाया और 2-3 दिन के अंदर में मैं अच्छे से कंफर्टेबली चलने लायक हो गया और 15 दिन, 1 महीने बाद मैं डिफरेंट जाने लायक हो गया। और सर आपकी उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? मेरी उम्र कोई 68 उम्र है मेरी। तो 68 साल की उम्र में हमने इनके दोनों घुटना एक साथ ऑपरेट किया और आज की तारीख में डिस्पेंसरी जाना, और आज का क्या कर पाते हैं आप, क्या ऐसा लाइफस्टाइल? मैं कंफर्टेबली चल पाता हूँ, उठ पाता हूँ, बैठ पाता हूँ और अच्छे चल पाता हूँ और उठने बैठने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सीढ़ी भी अच्छे चल पाता हूँ। उतरने चलने पर तकलीफ होती थी, सीढ़ी चढ़ने पर तकलीफ होती थी, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अब बहुत ही अच्छे से रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से मुझे ऑपरेशन करके मुझे खड़े किया। अब मैं चल फिर पा रहा हूँ, अपने जो दैनिक कार्य है मैं अच्छे से कर पाता हूँ, पहले मैं नहीं कर पाता था। तो ये थे डॉक्टर हरितवाल जिनकी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी हमने की है हमारी टेक्निक मिनिमम कट टेक्निक द्वारा।
जिससे ना सिर्फ जैसे आपने देखा कि फास्ट रिकवरी होता है, वो जल्दी अपने क्लिनिक रिज्यूम कर लिए, अभी रेगुलरली जा रहे हैं, इनफैक्ट आज भी उनकी फ़्लाइट है जो दिल्ली जाने वाले हैं। तो ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ आवर टेक्निक। और मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि लोग अपने जॉइंट्स का ख्याल कैसे रखें? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जॉइंट का ख्याल कैसे रखें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर 40 के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स, बिकॉज एक कहावत है लाइफ इज़ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ लाइफ, और ये पॉसिबल तभी है जब आपके जॉइंट्स हेल्दी हो। तो एक एज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खान पान। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे डाइट लीजिए, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो चिकन वगैरह ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, वो लीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट 1 आवर एक्सरसाइज कीजिए। आप कोई सी भी एक्सरसाइज चलेगी, चाहे वो आप योगा कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर नीज। स्विमिंग इज़ अ ट्रिमेंडस एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर नीज। तो अगर आपको स्विमिंग करना आती है तो स्विमिंग हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग योर जॉइंट्स, इट हेल्प्स इन रिलीविंग योर पेन। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जॉइंट पेन में। वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन साइकिलिंग इज़ ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। तो अगर आपको अर्ली स्टेजेस में है जॉइंट पेन तो भी आप कर सकते हैं। आप जॉइंट पेन से बचना चाहते हैं तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर डाइट, कैल्शियम एंड प्रोटीन रिच डाइट, एंड स्लीप वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी हो। हम लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, उससे भी हमारी बॉडी पे काफ़ी असर होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। एंड अगर आप जॉइंट पेन में हैं तो स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, ग्राउंड लेवल सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये सब अवॉइड कीजिए। ठीक। डॉक्टर अंकुर, जब किसी आर्थराइटिस मरीज की सर्जरी हो जाती है तो फिर उसे रिकवर होने में कितना वक्त लग जाता है, और इस सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम कितना होता है लगभग? तो जैसा मैंने बताया कि मिनिमम कट टेक्निक से हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं और उसमें हम सेम डे चलाते हैं, सेकेंड डे सीढ़ी चलाते हैं। रिकवरी यूजुअली 15-20 दिन में हमारा मरीज़ बाहर जाने चालू कर देता है और महीने भर में वो गाड़ी चलाना, सारे काम करने लगता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक बार जॉइंट सर्जरी करी, 20-25 साल तक उसको घुटने की कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट लास्ट फॉर 20 to 25 ईयर्स। क्योंकि ये भी एक कॉमन मिथ होता है जॉइंट सर्जरी के बारे में कि भाई चलता नहीं है। नहीं, एक जॉइंट सर्जरी अगर आपने एक्सपर्ट से कराई है तो 20 से 25 साल उसकी लाइफ रहती ही है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि यंग एज में घुटनों में किसी तरह की चोट लगने से घुटनों में दर्द बना रहता है। क्या ये भी आर्थराइटिस का एक लक्षण हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपको यंग डेज में या फिर शुरुआती दौरों में आपको घुटने में चोट लगी है तो आपका कार्टिलेज डैमेज होता है। जैसे मैंने बताया, जॉइंट आर्थराइटिस में आपका कार्टिलेज ही घिसता है, उसी की वजह से आपको जॉइंट पेन स्टार्ट होता है। तो अगर आपको जवानी में, यंगर डेज में जॉइंट में ट्रॉमा हुआ है, तो कार्टिलेज डैमेज हुआ है, तो उसमें आर्थराइटिस प्रोग्रेशन बिल्कुल फास्ट हो सकता है। और इसके अलावा मेरा एक और सवाल भी है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जरा बताइएगा, ये सर्जरी कैसे की जाती है? मैं आपको अब हिप की कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा जो हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब एक बॉल है और एक सॉकेट है, सो इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड इट्स अ वेरी स्टेबल जॉइंट। तो हर बॉल के ऊपर एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, और सॉकेट के ऊपर भी कैप होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैप ही घिसती है। तो ऐसी क्या बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसा होता है? सबसे पहली होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। मतलब आपके जॉइंट, आपके बॉल में खून की सप्लाई कम हो जाएगी। और क्या कारण हो सकते हैं? सिकल सेल, थैलीसीमिया, जो खून की बीमारियां होती हैं उससे। बहुत लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज। जी हाँ, कई बार मेरे पास मरीज आते हैं आयुर्वेदिक पुड़िया खा रहे होते हैं। आयुर्वेदिक पुड़िया में कई बार स्टेरॉइड मिला होता है और वो उनको लगता है कि उससे रिलीफ मिल रहा है और साल 2 साल खाते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वो उनके बॉल को या उनके हिप जॉइंट्स को डैमेज करता है। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज से भी बॉल डैमेज होती है। सिकल सेल, थैलीसीमिया, खून की बीमारी से डैमेज होती है। या फिर अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो भी ये डैमेज होता है। या फिर 40 से 50% लोगों में इसका कोई कॉज नहीं है। इवन स्मोकिंग, क्रोनिक स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी जॉइंट के डैमेज करते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपका जो बॉल का कार्टिलेज है वो पूरा खुरदुरा हो जाता है, और जब बॉल का कार्टिलेज खुरदुरा होता है तो सॉकेट का भी खुरदुरा होता है, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमको फिर जॉइंट की तकलीफ काफ़ी चालू हो जाती है। इस बीमारी को एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिसके 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इनिशियल स्टेज में मरीज़ को दवाइयों से आराम मिलता है। लेट स्टेज में हम सर्जरी करते हैं, वो भी हम मिनिमम कट टेक्निक से करते हैं, छोटे चीरे में मिनिमल इन्वेजिव वे से करते हैं, जिसमें मरीज़ को सेम डे चलाते हैं और सेकेंड डे सीढ़ी चलाते हैं। एंड हम उस सर्जरी में करते क्या है, जो ख़राब कार्टिलेज का पार्ट है हम उसी को रीसरफेस करते हैं और उसी की जगह पे एक आर्टिफिशियल बॉल लगाते हैं।
और जो सॉकेट घिस चुका है उसमें भी कुछ मिलीमीटर्स रीसरफेस करके एक आर्टिफिशियल सॉकेट लगाते हैं और जॉइंट को वैसा ही रिकंस्ट्रक्ट करते हैं जैसा 15 से 20 साल पहले था। सो दिस इज हाउ वी डू अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये तो हो गया एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। नाउ दूसरी बीमारी आती है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी पुरुषों में कॉमन है और लगभग यंग एडल्ट्स में काफ़ी कॉमन है। सिम्टोमेटिक उनको ये होता है सिम्टम्स में कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि काम से इम्प्रूव हो जाती है। खासकर उनकी कमर, हिप जॉइंट्स, सैक्रोलियाक या पीछे का जो जॉइंट है वही इन्वॉल्व होता है। ज़्यादातर इस बीमारी में कमर का हिस्सा, टखना और कूल्हा यही इन्वॉल्वमेंट होती है और यंग लोगों में होता है। अगर किसी एडल्ट को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जैसे मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही है जो कि बहुत देर तक रहती है एंड रेगुलर उसको तकलीफ रहती है तो डेफिनेटली उसको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए और इसकी जांच कराना चाहिए। ठीक। डॉक्टर अंकुर, अगर किसी को ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर होता है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज क्या हो सकता है? तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर होता है, हाँ जी बहुत कॉमन है और हमारे सिनेरियो में काफ़ी कॉमन है बिकॉज हमारी बोन्स काफ़ी वीक होती हैं एक एज के बाद। और ख़ासकर जो मरीज़ गिरता है वो रात में ही गिरता है बिकॉज रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं नाइट में और बाथरूम में गिरता है। इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ अगर आप 70 के क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा अपने बाथरूम में कमोड्स के बगल में एक हैंडल लगाइए ताकि आपको उठने बैठने में दिक्कत ना हो। दूसरा, इवन बाथरूम के अंदर भी आप थोड़े जगह जगह पे रेलिंग का इस्तेमाल करें ताकि अगर कुछ इशू हो या आप गिरने लगे तो आप रेलिंग पकड़ लें बिकॉज आपको ज़्यादातर मरीज़ों को 70+ में फ्रैक्चर होता है हिप जॉइंट का बिकॉज बोन्स वीक होती हैं और रात में ही होता है। अब इसका इलाज क्या है? अगर जैसे मैंने कहा अगर इस पोर्शन में आपको फ्रैक्चर है मिडिल पार्ट में तो आपकी खून की सप्लाई यहाँ से डैमेज हो जाती है तो आपको सर्जरी करानी पड़ती है और इसमें हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट या कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट करते हैं एंड रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। अगर मरीज़ फिट है और रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए मेडिकली फिट होता है वो तो उसको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। अगर हल्का फुल्का फ्रैक्चर है, अनडिस्प्लेस्ड है तो उसको कंजर्वेटिवली या दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। तो डेफिनेटली फ्रैक्चर पेशेंट्स आर ऑल्सो ट्रीटेबल एज लॉन्ग दे आर फिट टू वॉक। डॉक्टर अंकुर, हिप सर्जरी में किस तरह के इम्प्लांट्स का उपयोग किया जाता है ये भी बताइएगा। हिप में 2 तरीके के इम्प्लांट्स यूजुअली होते हैं। एक होता है कोबाल्ट क्रोमियम जो इस कलर का होता है सफ़ेद, दूसरा होता है सेरामिक जो कि गुलाबी कलर का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यूजुअली अगर यंग एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं और काफ़ी काम है, काफ़ी लाइफ स्पैन है उनका तो उसमें सेरामिक प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसका घिसाव कम होता है, ऑलमोस्ट 25 से 30 साल वो चलता है। अगर ओल्ड एज है 70+ हैं या 80 अराउंड है तो उसमें कोबाल्ट क्रोमियम का भी इम्प्लांट चलता है क्योंकि उसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेरामिक। बट बोथ आर गुड जॉइंट्स, अच्छी तरह से की गई सर्जरी में का दोनों में ही रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सो आप चाहें तो कोबाल्ट क्रोमियम लगाएं अगर ओल्ड एज में है और अगर यंग है तो सेरामिक लगाएं बिकॉज रिजल्ट दोनों का अच्छा है। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट द लाइफ स्पैन। सेरामिक लंबा चलता है, घिसाव कम होता है, कोबाल्ट क्रोमियम का लाइफ सेरामिक के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक। डॉक्टर, अगला सवाल रहेगा कि जॉइंट हिप सर्जरी में किस तरह की नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानकारी दीजिएगा। डेफिनेटली जैसा अभी हमने बताया कि मिनिमम कट टेक्निक से हम ऑपरेट करते हैं विच इज़ आर इनोवेटिव स्किल। रोबोटिक्स भी इसमें आता है। रोबोटिक्स कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या रोबोट ऑपरेट करता है? नहीं, जॉइंट सर्जरी में सर्जन ही ऑपरेट करता है, रोबोट जस्ट उसको हेल्प करता है। तो रोबोटिक सर्जरी इज़ अ टूल जस्ट लाइक AI। रोबोट हेल्प्स द सर्जन। रोबोट इज़ फॉर द सर्जन नॉट फॉर द पेशेंट्स। काफ़ी बार पेशेंट मुझसे पूछते हैं क्या रोबोट से बेनिफिट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल? ऐसा नहीं है। अगर सर्जन एक्सपर्ट हैंड्स हैं, एक्सपर्टीज सर्जन का अच्छा है तो विदाउट रोबोट भी ही कैन प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। बट इफ़ यू हैव रोबोट इज़ एन एडेड टूल और वो सर्जन को हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन improving the result, it helps in precision, but it's a tool for the surgeon, not for the patients. मिनिमम कट टेक्निक जिसका आप इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो मिनिमम कट टेक्निक जैसा हमने बताया क्योंकि हम इतने साल से ऑपरेट कर रहे हैं तो वी हैव डिवाइज आर न्यू इनोवेटिव स्किल विच इज़ मिनिमम कट टेक्निक। इट्स अ टेक्निक इन विच वी डू अ वेरी मिनिमल रिलीज क्योंकि कम रिलीज होता है, कम टिश्यू इंजरी होती है तो ब्लड लॉस नहीं होता, मरीज़ को पेन कम होता है, सर्जरी बहुत फास्ट होती है, 15-20 मिनट में सर्जरी हो जाती है, सेम डे इसलिए मरीज़ चल पाता है और सेकेंड डे वो घर पे छुट्टी ले लेता है और घर पे आराम से एंजॉय करता है लाइफ को। तो कहने का मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज़ मिनिमाइज सो रिकवरी फास्ट है, मरीज़ को ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी सर्जरी हुई है, काफ़ी फास्ट वो अपने काम पे जाता है एंड इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो मच मिनिमल कि उसको ये फीलिंग नहीं होता कि उसका इतना बड़ा हाइड एंड सर्जरी हुआ है। इट इज़ पॉसिबल ओनली विद दिस टेक्निक। ठीक।
डॉक्टर अंकुर, दो तरह की सर्जरी की बात हुई, एक रोबोटिक और दूसरी कन्वेंशनल। दोनों में से सक्सेस रेट किसका ज्यादा रहता है? जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है वो बहुत सालों से चली आ रही है। वी हैव रिजल्ट ऑफ 20-25 ईयर्स। रोबोटिक इज स्टिल इन नेसेंट स्टेज, मतलब वो अभी आया है। अभी रोबोटिक को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। प्रोबेबली 10 ईयर, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स डाउन द लाइन आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन, बट राइट नाउ कन्वेंशनल हैज़ मोर बेटर रिजल्ट्स एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट एज कम्पेयर टू द रोबोटिक्स। ठीक, और साथ ही हम ये भी जानेंगे और आपके जरिए हमारे दर्शकों को, आम पब्लिक को बताना चाहेंगे कि क्या संदेश है आपका, जनरल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि अपने जॉइंट का ख्याल रखें एंड नॉट सिर्फ, इट इज़ नॉट अ सर्जरी, आपको पहले ही उसका ख्याल रखना है ताकि सर्जरी तक आप पहुँचे ही ना। जैसा मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इट्स अ स्टेज प्रोसेस। शुरुआती स्टेज में ही आप एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो वो आपके जॉइंट्स को घिसने से बचा सकेंगे और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके, आपकी हैबिट्स को चेंज करके वो जॉइंट की लेट स्टेजेस तक पहुंचने नहीं देंगे। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज़, क्योंकि ओबेसिटी, डायबिटीज़, जॉइंट आर्थराइटिस आर वेरी कॉमन डिसीजेज विच आर रैम्पेंट इन इंडिया, एंड आई वुड सजेस्ट देम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर वेट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, टेक केयर ऑफ योर स्लीप। These are the 4 things which are very important if you want to take care of your health and prevent any such future surgeries also and any problems in future. Thank you so much. डॉक्टर अंकुर, आज आपने आर्थराइटिस, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने जो जानकारियां साझा की हैं, हमें उम्मीद है कि दर्शक जरूर उनका लाभ उठाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।